छात्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको मोहम्मद गौरी के चौहान साम्राज्य के ऊपर आक्रमण की पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई थी। अब मैं उसके आगे के घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैंने आपको बताया था कि इस मोहम्मद गौरी ने गजनी साम्राज्य के अंतिम अवशेष खुसरो को पराजित करके लाहौर जीत लिया था और लाहौर जीतने के बाद 1191 ईस्वी के अंदर वो तबर हिंद की ओर बढ़ा। तबर हिंद या सरहिंद का ये प्रदेश पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का भाग था और इस तबर हिंद को उसने जीत लिया। यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को चुनौती देने का ये उसका प्रयास था। तबर हिंद का प्रदेश पृथ्वीराज चौहान के हाथ से छिन गया और इस प्रदेश को उसने काजी जियाउद्दीन नामक अपने एक सेनापति को सौंप दिया और उसकी रक्षा के लिए उसने अपने 1200 घुड़सवार वहीं तबर हिंद पर छोड़ दिए ताकि ये इलाका वापस चौहान उससे छीन न सके। और तबर हिंद को जीतने के बाद वो हिंदुस्तान की ओर बढ़ा। उसके आक्रमण की सूचना पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली के प्रांतपति गोविंदराज को मिल गई थी। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली के प्रांतपति थे और उनको इस बात की जब सूचना मिली कि तबर हिंद का इलाका मोहम्मद गौरी ने जीत लिया है, तो इस बात की सूचना पृथ्वीराज को पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र चंद्रराज को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा। यानी कि गोविंदराज ये जानते थे कि तबर हिंद का प्रदेश चौहान साम्राज्य के हाथ से निकल गया है और उसको वापस लेने के लिए एक शक्तिशाली प्रयास की ज़रूरत है। इसीलिए सारी तत्कालीन स्थिति को समझाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पुत्र चंद्रराज को पृथ्वीराज के पास भेजा और इस चंद्रराज ने पृथ्वीराज को ये सूचना दी कि मोहम्मद गौरी ने बहुत से नगरों के ऊपर कब्जा कर लिया है, स्त्रियों का शील हरण किया है और बहुत से जो सामंत हैं वो जान बचाकर पर्वतों पर जाके छिप गए हैं। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के इस करतूत की सूचना मिली तो तुरंत पृथ्वीराज चौहान ने युद्धभूमि के अंदर प्रस्थान किया। गोविंदराज के साथ वो सरहिंद के मैदान में पहुँचे और वहाँ पर उस मैदान में उन्होंने युद्ध की तैयारी की। वो चाहते थे कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जीते हुए प्रदेश वो वापस लें और मोहम्मद गौरी को वापस हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर निकालें। ये तराइन का पहला युद्ध था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने तुर्की सेना में खलबली मचा दी। ये युद्ध इतना भयंकर था, भारतीय सेना इतने आक्रोश में थी कि तुर्की सेना के पैर उखड़ गए और पृथ्वीराज चौहान के सेनापति गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। और घायल ही नहीं किया, मोहम्मद गौरी घायल होकर बेहोश हो गया। उस समय एक खिलजी सैनिक ने जब मोहम्मद गौरी को घायल अवस्था में देखा तो वो खिलजी सैनिक उसको युद्धभूमि से निकाल के बाहर ले गया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद मोहम्मद गौरी की मृत्यु भी हो सकती थी, परंतु युद्धभूमि से वो सकुशल वापस लौट गया। मोहम्मद गौरी के घायल होते ही तुर्की सेना में भगदड़ मच गई। तुर्की सेना भागने लगी और तुर्की सेना युद्ध का मैदान उसने
छोड़ दिया। परंतु इस भागती हुई तुर्की सेना का भारतीय सेना ने पीछा नहीं किया। तबार हिंद पर भारतीयों का पुनः अधिकार हो गया, पृथ्वीराज का पुनः अधिकार हो गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी के सेनापति काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया। जियाउद्दीन को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया और अजमेर लाकर कुछ समय रखा गया, परंतु कुछ समय बाद इस पराजित मुस्लिम सेनापति को न केवल छोड़ दिया गया बल्कि सम्मान सहित विदा भी किया गया। भारतीय इतिहास की एक भयंकर भूल थी। इस विजय में ही भारत की पराजय निहित थी। भारतीय इतिहास की गंभीर भूलें इस विजय में भी निहित थी। अब सवाल आता है कि इस विजय में भारत जीता था, परंतु जीत के भी वो क्यों हार रहा था? उसने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी थी जिसका परिणाम भावी पीढ़ियों को अब भुगतना पड़ रहा था? पहली गलती तो ये थी कि ये विजय पृथ्वीराज चौहान की सफलता का चरम था, यानी कि इसके बाद पृथ्वीराज की कोई सफलता हमको दिखाई नहीं देती। ये उसकी आखिरी सफलता थी और इस आखिरी सफलता को वो स्थायी नहीं रख पाया था। सबसे बड़ी भूल थी कि भागते हुई तुर्क सेना का भारतीय सेना ने पीछा नहीं किया। अगर पराजित तुर्क सेना का भारतीय सेना पीछा करती और पीछा करते हुए उसको नष्ट कर देती तो शायद तुर्कों की हिम्मत टूट जाती और भविष्य के अंदर वो भारत के ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते। परंतु भारतीय युद्ध परंपरा की ये भूल थी कि भागते हुए शत्रुओं के ऊपर हथियार न उठाने की जो हमारी नैतिकताएं थी, उस नैतिकताओं ने शायद हमको भावी भारत को खतरे में डाल दिया था। दूसरी बात एक और थी कि पराजित सेनापति काजी जियाउद्दीन को छोड़ देना युद्ध नियमों के विपरीत था, मुस्लिम युद्ध नीति के विरुद्ध था। उस पराजित तुर्की सेनापति को छोड़ना नहीं चाहिए था। वो वापस अपनी सेना में मिल गया। पृथ्वीराज चौहान की एक गंभीर भूल थी। और एक और बात थी कि इस विजय के बाद पृथ्वीराज ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया। वो इस बात को भूल गए कि जो आक्रमण अभी हुआ है, आक्रांता भी जीवित है, वो मरा नहीं है। युद्ध भूमि से वो भाग चुका है परंतु सुरक्षित है। वो घायल है, अधिक खतरनाक है। हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए था ताकि भविष्य के अंदर आक्रांता उस रास्ते से न आ सके। परंतु पृथ्वीराज चौहान की एक गंभीर भूल थी कि इस विजय के बाद उन सीमाओं की सुरक्षा का कोई उसने प्रबंध नहीं किया और उसका खामियाजा, उसका परिणाम उसको अगले साल ही भुगतना पड़ा। मोहम्मद गौरी इस पराजय को नहीं भूला। मोहम्मद गौरी के लिए पराजय गुजरात की पराजय से अधिक दुखदायी थी। गुजरात की पराजय को वो भूल चुका था, परंतु इस तराइन के मैदान की पराजय को वो बिल्कुल नहीं भूला और वो युद्ध की तैयारी में जुड़ गया। उसने अपनी कमियों का विश्लेषण किया, जिन कारणों से वो हारा था उन कारणों की खोज की और एक साल लगातार तैयारी के बाद 1192 ईस्वी में पुनः उस हार का बदला लेने के लिए वो पुनः उसी तराइन के मैदान में आ डटा जिस मैदान में वो एक वर्ष पहले हारा था। परंतु मैं आपको याद दिला दूं कि भारतीय इतिहास की ये एक भयंकर भूल थी। अगर भारतीय शासक
पराजित शत्रु को न छोड़ते, उनके प्रति नैतिकता नहीं दिखाते, उनके प्रति वैसा ही बर्ताव करते जैसा कि वो करते आए हैं, तो शायद भारत भावी संकटों से बच सकता, परंतु ऐसा शायद संभव नहीं था। भारतीय अपनी परंपराओं से बंधे हुए थे। युद्ध नीतियाँ उन्हें बहुत कुछ करने से रोकती थीं। युद्ध में नैतिकताओं का पाठ उनके दिमाग में इस तरह बैठा दिया गया था कि उन नैतिकताओं से वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। वो इस बात को भूल जाते थे कि शत्रु नैतिकताओं को नहीं जानता, वो आदर्शों की बात नहीं करता, वो सिर्फ अपनी विजय देखता है। पृथ्वीराज चौहान नैतिकताओं के अंदर पड़े रहे, उन्होंने भावी भारत को खतरे में डाल दिया। ये उनकी एक बहुत भयंकर भूल थी। अगले वीडियो में मैं आपको 1192 ईस्वी में ले चलूँगा। 1192 ईस्वी का वर्ष भारतीय इतिहास का वो काला वर्ष था कि उस वर्ष भारत पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक पराजय हुई, और ये पराजय को हम सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की पराजय नहीं कह सकते, ये पराजय भारत की पराजय थी, शताब्दियों की पराजय थी, और एक लंबी अंधियारी काली रात आने वाली थी जिसमें भारतीय अपनी सभ्यता संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट देखने वाले थे। आगे की वीडियो को आप देखते रहिए। नमस्कार।